नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 7 अप्रैल 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक आर्टिकल है मिशन वात्सल्य को लेके। बेसिकली यहाँ पे केंद्र की सरकार चाइल्ड के लिए, वुमेन के लिए बहुत सारे इंटीग्रेटेड बेनिफिट वाले प्रोग्राम चला रहा है। अब इस इंटीग्रेटेड बेनिफिट वाले प्रोग्राम में क्या होता है कि एक अम्ब्रेला स्कीम के अंदर नीचे बहुत सारी अलग अलग स्कीमें चलती हैं, लेकिन इन स्कीमों को कंसोलिडेट करने के चलते जो पहले की स्कीम में अच्छी चीजें थी, जो कि ग्राउंड लेवल पे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, सही तरीके से ऑपरेट कर रही थी, उनमें जब आप चेंजेस कर दोगे उनके मोडस ऑपरेंडी में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसी ही एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली है एक स्कीम में, जिसका नाम है द चाइल्ड लाइन 1098, जो कि 24 आवर टोल फ्री हेल्पलाइन थी उन बच्चों के लिए जो डिस्ट्रेस में है। तो ये न्यूज क्या बोलती है, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। डैम सेफ्टी अथॉरिटी मुलापेरिया डैम वाले इशू को टेकअप करने में लगभग 1 साल लग सकता है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को बनने में, पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने में 1 साल लग सकता है। तो अभी के लिए जो सुपरवाइजरी कमेटी बनी है, यही अपना 1 साल तक काम करती रहेगी। इस रिस्पेक्ट में क्या भी पॉइंट दिया जा रहा है, इसको देखेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। लीजा सिंह और अमिताभ माथुर जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। लीजा सिंह सीईओ है ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट की, और अगर आप अमिताभ माथुर को देखें तो ये प्रोफेसर है, जेएनयू ऑनररी प्रोफेसर। तो इनको देखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न के साथ भी एसोसिएटेड है। इस आर्टिकल को देखेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की यहाँ पे बात हो रही है। और फाइनली अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट क्यों इतना खतरनाक है, क्यों अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर अगर बेल केस डिसाइड हो रहा है तो एक प्रकार से वो डी फैक्टो डिसीजन होता है। मतलब बेल मिल गई तो बंदा छूटा के बाहर ही रहेगा, और बेल नहीं मिली तो वो जेल में ही रहेगा। जो कि कम से कम जो समय लगता है ना यूएपीए की केसेस को रिसॉल्व होने में, वो 10 साल का है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज को यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, इन सबको एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन। चलिए भाई, देखिए, स्कीम्स डिजाइंड for social good do well on intent, but their success depends on whether they are built on principles of sustainability and work with structures of accountability। बेसिकली क्या है कि आपने स्कीम बना दी, अच्छी बात है। स्कीम सोशल गुड के लिए बनाई जाती है, ये हम सबको पता है, ओके ना। लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जा सके, लोगों को सुविधा मिल सके, सरकारी स्कीमों की वगैरह वगैरह। लेकिन जरूरी यह है कि जब आप कोई स्कीम बनाओ तो उसकी सस्टेनेबिलिटी, ग्राउंड लेवल पे इसका इंप्लीमेंटेशन, इन सारे फैक्टर्स को भी इंपॉर्टेंस दो। अब जैसे केंद्र की सरकार अभी बहुत सी स्कीमें बना रही, जिसके चलते चिल्ड्रंस को और वुमेन को इंटीग्रेटेड बेनिफिट दिया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव रिवैम्पिंग हो रही है उन स्कीम्स की जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन स्कीम्स के अंदर आते हैं। लेकिन क्या इस पर्टिकुलर रिवैम्पिंग से ग्राउंड लेवल पे वुमेन और चिल्ड्रन को फायदा होगा? इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की जा रही है। एक स्कीम है मिशन वात्सल्य नाम से, जिसको ऑपरेशनलाइज किया गया है। अब यहाँ पे ये जो मिशन वात्सल्य नाम की स्कीम है, ये ट्राइड ऑफ स्कीम्स है। मिशन वात्सल्य को मिशन शक्ति के साथ और पोषण 2.0 के साथ मिलाया जा रहा है। मिशन शक्ति वुमेन, मिशन वात्सल्य स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए, और पोषण 2.0 की मतलब सबको खाना पीना मिले। मतलब कुल मिला के हैप्पी एंड हेल्दी चाइल्डहुड मिलना चाहिए हर चाइल्ड को, और उसके लिए माँ को भी बेनिफिट आपको देना पड़ेगा। अब मिशन वात्सल्य के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या काम करेंगी, सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंस्टीट्यूशनल केयर सर्विसेज कैसी होंगी, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर कैसा होगा, इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब कहीं ना कहीं मिशन वात्सल्य के अंदर रखा गया है। लेकिन ग्राउंड लेवल की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अभी भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक इनिशिएटिव चल रहा है इंडिया के अंदर पिछले 25 सालों से, जिसको आप बोलते हो द चाइल्ड लाइन। ये इंडिया की चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज है। बेसिकली आप कह सकते हो कि अगर किसी बच्चे को परेशानी हो तो वो बच्चा अपनी परेशानी को रिजॉल्व करने के लिए सरकार के पास, मदद के पास पहुंच सकता है इस चाइल्ड लाइन की। तो 1098 नंबर मिला के, तो जो बच्चे डिस्ट्रेस में हैं, ओवरऑल उनकी मदद के लिए चाइल्ड लाइन 1098 यहां पे शुरू की गई है। इस चाइल्ड लाइन को टेकअप कौन करता है, मैनेज कौन करता है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री अंडर मिशन वात्सल्य। ठीक है भाई, अच्छी बात है। 25 साल से ये मैकेनिज्म चाइल्ड लाइन काम कर रहा है। अब जब 25 साल से कोई स्कीम चल रही है, तो कहीं ना कहीं उस स्कीम के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उनका रेजोल्यूशन ढूंढ लिया गया होगा, उस स्कीम को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई होगी, वगैरह वगैरह। आप कह सकते हो चाइल्ड लाइन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क्स टू असिस्ट एंड रेस्क्यू चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह चलता है। इसमें सरकारी ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, जो कि बच्चों की ट्रैफिकिंग रोकते हैं, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में काम करते हैं, वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। बेसिकली पुलिस
और सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह यहाँ काम करते हैं, चिल्ड्रन का रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन करते हैं। अब ओवरऑल प्रॉब्लम ये है कि मिशन वात्सल्य के अंदर इस चाइल्ड लाइन स्कीम को जोड़ दिया गया, ठीक है भाई, लेकिन अब मिशन वात्सल्य के अंदर इस चाइल्ड लाइन स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा इसका प्रॉपर रोड मैप नहीं बनाया गया। अगर आप किसी एक पुरानी स्कीम को अपने अम्ब्रेला के अंदर ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप इसके लिए कोई नया नियम कानून बनाओगे, तो इमीडिएट बेसिस पे नियम कानून बनाओ, खासकर चाइल्ड लाइन जैसी स्कीम के तो इमीडिएट बेसिस पे बनाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। अब नॉर्मल कर केसेस में चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन में क्या हो रहा था कि बच्चा अगर प्रॉब्लम में वो फोन करेगा तो उसके फोन के लिए एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे, लेकिन अभी क्या हो गया कि नई स्कीम में पुलिस पर्सनल्स पहले कॉल को आंसर करेंगे और उसके बाद बच्चे को बचाने के बाद वो एनजीओ को बच्चे को हैंडओवर कर देंगे। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, 1996 में जब इस चाइल्ड लाइन नाम के इनिशिएटिव को शुरू किया गया था तो उस समय पे बोला गया था कि जो बच्चे हैं ना वो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने घबरा जाते हैं, पुलिस पर्सनल्स की प्रेजेंस में वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो बाद में बहुत सी जगहों पे चाइल्ड लाइन के अंदर जो मदद करने जाता है ना वो एनजीओ का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो भाई ये बोला गया कि चाइल्ड लाइन के अंदर एनजीओ के साथ साथ पुलिस इन्वॉल्व होगी, फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्डर आपके एनजीओ के लोग होंगे और ओवरऑल अगर उनको मदद पड़ेगी तो पुलिस की हेल्प ले लेंगे। लेकिन अब नए रोड मैप के अंदर ये बोला जा रहा है कि पुलिस वाले पहले रिस्पॉन्डर होंगे और बाद में एनजीओ वाले आएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि पुलिस वालों से बोला जाएगा कि बच्चे को बचाने जा रहे हो तो पुलिस की ड्रेस में मत जाओ, नॉर्मल ड्रेस में जाओ, पुलिस की ड्रेस देख के बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं वगैरह वगैरह। और सबसे खास बात यह कि देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्स अगर आप पुलिस को रख दोगे तो पुलिस ऑलरेडी ओवरबर्डन है, पुलिस के पास काम की कमी नहीं, आपको पता है पुलिस के अंदर उनकी कोई छुट्टी नहीं होती, उनका कोई संडे नहीं होता, उनकी कोई खुद की पर्सनल लाइफ नहीं होती, इतना काम होता है उनके ऊपर, भले हम पुलिस को कितना भी गरियाते हो। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखो तो 2003 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था चेन्नई के अंदर, चाइल्ड लाइन कॉज जो थी ना वो ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन को डाइवर्ट की जाने लगी। पता चला ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन में बाकी सारे काम बंद हो गए, बस चाइल्ड लाइन से जो फोन आ रहे थे उन्हीं को यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया जा रहा था, रेगुलर वर्क बिल्कुल ही हैम्पर हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि देखो भाई जब मैकेनिज्म ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है चाइल्ड लाइन का और अगर आप उस मैकेनिज्म को बदल रहे हो तो एक तो साइंटिफिक बेसिस पे बदलो प्लस इमीडिएट बेसिस बदलो, उस स्कीम को बीच में मत लटकाओ। और बच्चे तो एक ऐसे आप कह लो एलिमेंट होते हैं जो पहले कई बार मल्टीपल ब्लैंक कॉल करेंगे डर के, फिर एकदम से एक कॉल में वो हो सकता है आपको कुछ चीज बताएं। यहाँ पे एक एक्सपर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत है, पुलिस के पास ना इतना समय होता है, एनजीओस के लोग कहीं ना कहीं इन सब चीजों में एक्सपर्ट होते हैं। तो इन सारे रिस्पॉन्सेस को मैटर करना है, इन सारे फैक्टर्स को मैटर करना है चाइल्ड लाइन स्कीम में किसी भी बदलाव को करने से पहले। तो मिशन वात्सल्य के अंदर अगर आप चाइल्ड लाइन स्कीम को लेके आ रहे हो तो ओवरऑल तो उस स्कीम को और सस्टेनेबल और वायबल और आप कह लो अकाउंटेबल बनाइए। जो पुरानी प्रॉब्लम्स इन स्कीमों में देखी जा चुकी हैं उन्हीं प्रॉब्लम वाली स्कीमों को फिर से सामने लेके मत आओ, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रस्ट पे बेस्ड है, तो इसके लिए इमीडिएट बेसिस पे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की जरूरत है। ऑलरेडी चाइल्ड लाइन स्कीम के अंदर जो सॉल्यूशंस जो प्रॉब्लम्स पहले देखे जा चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस पहुंच रही सीधे बच्चे को बचाने के लिए तो बच्चा घबरा जाएगा, इसके लिए एनजीओस को फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पांस बनाया गया। तो इस तरीके के वेल सेटल्ड मैकेनिज्म को ज्यादा बदलिए मत, ज्यादा छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि इससे स्कीम का इंप्लीमेंटेशन की एफिशिएंसी कम होती है, ये यहां बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, डैम सेफ्टी अथॉरिटी। भाई सेंट्रल वाटर कमीशन ने प्रपोज किया है कि जो मुला पेरियार डैम की सुपरविजरी कमेटी है ना, इसको 1 साल तक और काम करने दो। इसके बारे में मैंने कल करंट अफेयर्स में भी आपके साथ डिस्कस किया था। ये जो मुला पेरियार कमेटी है इसमें चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु केरला भी है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं दोनों तमिलनाडु और केरला के। और ये जो अच्छा आप बोलोगे सर इस सुपरविजरी कमेटी का काम क्या है, तो मुला पेरियार डैम की सुपरविजरी कमेटी का काम यह है कि अगर केरला सरकार के कुछ कंसर्न से डैम को लेके तो तमिलनाडु को बताएंगे, तमिलनाडु एड्रेस करेगा, तमिलनाडु को कुछ कंसर्न है तो केरला वालों को बताएंगे, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में बैठे हैं तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्लस समय समय पे मुला पेरियार डैम के रिकंस्ट्रक्शन का काम, ओवरऑल उसको स्ट्रांग रखना, कहीं पे कुछ डैमेज हो जाए तो उसको बनाना, रियल टाइम में मुला पेरियार डैम की सेफ्टी को ओवरसी करना, इसलिए बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं सुपरविजरी कमेटी के अंदर। अब बात यह है कि एक नया मैकेनिज्म यहां पे इवॉल्व किया जा रहा है। कौन सा नया मैकेनिज्म है, वो है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। डैम सेफ्टी एक्ट इनेक्ट किया गया 2021 में, इसके अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। इस नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का काम क्या है कि भाई इंडिया भर में जितने भी डैम्स हैं उनकी सेफ्टी को देखना, उनकी सिक्योरिटी को देखना। और डैम एक ऐसा मुद्दा है जो कि अलग अलग स्टेट्स को अफेक्ट करता है, समझ गए। तो एक नेशनल बॉडी रहेगी तो वो थोड़ा न्यूट्रल तरीके से काम कर पाएगी। एक डैम का पानी
एक डैम से पैदा की गई इलेक्ट्रिसिटी ओवरऑल 2-3 स्टेट्स के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ऑब्वियस सी बात है, नदियां किसी एक स्टेट को देख के नहीं बहती हैं, वो अलग अलग स्टेट से बैठती हैं और वो एक नदी का पानी ही डैम में इस्तेमाल होता है। तो जब डैम बनता है तो वो अमूमन एक से ज्यादा स्टेट से ऊपर इफेक्ट डालेगा। और इसलिए आप देखो यहाँ पे केरला तमिलनाडु मुल्लापेरिया डैम को लेकर एक दूसरे के ऊपर अक्सर का इल्जाम डालते झगड़ते नजर आते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर एक नेशनल बॉडी होगी तो वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फंक्शन कर पाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन ने बोला है कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को बनने में लगभग 1 साल और लग सकता है। तो अभी के लिए जो मुल्लापेरिया डैम की सुपरवाइजरी कमेटी है वही अपना काम करेगी। अब इस बात से केरला और तमिलनाडु को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, क्योंकि केरला तमिलनाडु जो काम यहाँ पे सुपरविजरी कमेटी के अंदर कर रहे हैं वही नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के अंदर करेंगे। कंट्रोवर्सी क्या है इस डैम को लेके? तो भाई लाइम एंड मॉर्टर स्ट्रक्चर के साथ ये डैम बना हुआ है। केरला बोलता है कि ये डैम बहुत खतरनाक है, कभी भी टूट सकता है, पानी बह सकता है, डाउनस्ट्रीम इलाके के लोगों डूब सकते हैं। तमिलनाडु का बोलना है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, डैम अच्छा खासा स्ट्रांग है और अगर फर्दर स्ट्रेंथनिंग वर्क अगर आप इस डैम में करा देते हो तो अभी जो लिमिट रखी गई है 142 फीट पानी के लेवल की, इसको 152 फीट भी किया जा सकता है। मानसून के समय पे डैम भर जाता है, जितना ज्यादा भरा होगा उतने ही ज्यादा पानी अवेलेबल होगा ड्राई सीजन्स में यहाँ पे। अब केरला के अंदर पिछले कुछ सालों में देखा गया कि लैंडस्लाइड के इंसिडेंसेस, हैवी रेन्स के फियर, ये सब बढ़ गए हैं। तो जब जितना ज्यादा मानसून का पानी, जितना ज्यादा आप कह लो एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ, जितना ज्यादा पानी बरसेगा उतना ही ज्यादा केरला में डर भरेगा कि भाई अगर कल को डेट में डैम डिस्टेबलाइज हो जाता है तो पानी बहने लगेगा, बाढ़ वगैरह जैसी चीजें आ सकती हैं। हालांकि साइंटिफिक और टेक्निकल बॉडीज ने काफी सारे असेसमेंट्स किए और बोला है कि डैम वैसे सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये डैम एकदम इमीडिएटली टूटने वाला है या कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि ये सुपरविजरी कमेटी सॉर्ट आउट नहीं कर पाती, ये इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए क्या होगा कि अक्सर अगर केरला और तमिलनाडु के जो रिप्रेजेंटेटिव है, खासकर केरला के, वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोलने के लिए कि साहब हमारी मदद करो, साहब ये डैम बड़ा खतरनाक हो रखा है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई हम पहले ही बता चुके हैं इस पर्टिकुलर मुल्लापेरिया डैम के इशू में अपनी राय, बेटर ये रहेगा कि इसके लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना लो। अभी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सुपरविजरी कमेटी बनी हुई है मुल्लापेरिया डैम की, लेकिन इसमें बैठे हुए ऑफिशियल्स की बात जल्दी मानते नहीं केरला तमिलनाडु वाले। इसके बैठे कुछ ऑफिशियल्स कुछ बोलेंगे, वो लोग पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये बोलना है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनेगा नेशनल ये डैम सेफ्टी अथॉरिटी जैसा, तो वो ग्राउंड लेवल पे ज्यादा प्रॉपर तरीके से चीजों को हैंडल कर पाएगा। एनडीएसए जैसी बॉडी जब कोई डिसीजन देगी तो ज्यादा कह लो इन्फ्लुएंशियल तरीके से, वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगे केरला तमिलनाडु की सरकार के ऊपर। ये रह के जब भी केरला तमिलनाडु की सरकार आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती रहती है, वो चीजें बंद हो जाएगी। तो मुल्लापेरियार के रिस्पेक्ट में जो काम स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन करता है वही नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी करेगा, और इसका काम ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में अगर कोई डैम इंपैक्ट डालता है तो एक नेशनल बॉडी ज्यादा अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर सकती है। ओके भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो अभी सुपरविजरी कमेटी है उसकी डेफिशिएंसीज बताई जा रही। देखा जाए तो टेक्निकली कोई डेफिशिएंसी है नहीं इसमें। ये जो भी बातचीत करते हैं केरला की सरकार और तमिलनाडु की सरकार पूरी तरीके से मानती नहीं है और दौड़ दौड़ के सुप्रीम कोर्ट में चली जाती। सुप्रीम कोर्ट बोलता भैया हमारी जान छोड़ो, रह रह के तुम ये मुद्दा हमारे पास लेके आते रहते हो, किसी टेक्निकली कॉम्पिटेंट स्पेशलाइज्ड बॉडी के पास जाओ, और ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। जल्दी से जल्दी अगर ये बन जाएगी तो बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा? क्योंकि जो भी ओवरऑल डैम की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर डराने वाली बातें हैं वो अवॉइड होने लगेंगी। जैसे क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो देयर ड्यूटी टू इंश्योर देयर इज नो पैनिक एंड डील विद स्केयर मॉन्गर्स। मतलब क्या कि भाई बहुत सारे लोगों ने आके बोला कि ये जो आपका मुल्लापेरिया डैम ये कभी भी टूट सकता है, ओवरऑल ग्राउंड लेवल में, डाउनस्ट्रीम लेवल में बाढ़ आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, लोग मर सकते हैं, तो इसको स्केयर मॉन्गरिंग बोला जा रहा है। अगर डैम खड़ा है और टेक्निकल कमिटीज बहुत सारी ये बोल चुकी हैं कि डैम में फिर भी इनफ ताकत है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि 142 फीट से पानी ऊपर मत करो, तो जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकल के आती तब तक क्यों अपोज कर रहे हो इस ओवरऑल फाइंडिंग को? आप समय समय पे डैम का कंस्ट्रक्शन कराते रहो, इसको इंश्योर करते रहो। तो ये है भाई। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। सेंडिंग अ स्ट्रैटेजिक मैसेज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज की यहाँ पे बात हो रही है। तो रिसेंटली न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ओवरऑल इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात की। बताया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का हिस्से थे, लेकिन जुरासिक एज के बाद वो टूट के एक दूसरे से अलग हो गए। ये बेसिकली बोल चाल में शुरुआत करने का तरीका होता है। मेन बात यहाँ पे हो रही है कि भाई 2 अप्रैल को हिस्ट्री लिखी गई, एक ट्रेड डील साइन हुई है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में। वाटरशेड मूवमेंट है बायलैटरल रिलेशन में, इसको बोला जा रहा है इंडस ईसीटीए।
यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एरिया। इंडस मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंड-ऑस, इंडस वो इंडस वाटर कमीशन वाला नहीं है, इतना याद रखना। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट यहां पे साइन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की 85% एक्सपोर्ट्स जिनकी वैल्यू है 12.6 बिलियन डॉलर्स, इनके ऊपर इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ये नेग्लिजिबल लगेगी। ठीक है, अब देखिए जीडीपी इंडिया की 9% की रेट पे बढ़ेगी 21-22 में। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस के लिए एक ट्रेडमार्क अपॉर्चुनिटी। ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस के लिए चाइना के रास्ते बहुत हद तक बंद हो गए थे जब चाइना ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे। और मैं बता दूं कि चाइना के सैंक्शंस ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत हद तक हिट किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री थी जो चाइना के सामने दबा नहीं। अब ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस के सामने इंडियन मार्केट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ निकल के आ रहा है, क्योंकि इंडियंस की परचेजिंग पावर कैपेसिटी भी बढ़ रही है और मार्केट तो देखो बड़ा है ही। तो चाइना के टक्कर का मार्केट है ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस के लिए इंडिया। और अगर आप देखो तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में पैंडेमिक के पिछले 5 सालों में दुगना हो गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए साइन होने के बाद जो बायलैटरल ट्रेड है, जो कि अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर 36.7 बिलियन डॉलर्स पे, वो 60 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा, ऐसे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब का बोलना है। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली क्या क्या एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को? तो कोल, लेंटिल्स, शीप, मीट, वूल, लॉबस्टर्स, रेयर अर्थ, इस प्रकार की चीजें एक्सपोर्ट होंगी। हो सकता है आगे आने वाले समय में न्यूक्लियर फ्यूल भी यहां पे एक्सपोर्ट हो। अच्छा, जो भी वाइन्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एवोकाडोस, चेरीज, नट्स, ब्लूबेरीज ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के अंदर आती है, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हद तक कम कर दी जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसेस के लिए। ओके, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, पीपल टू पीपल लिंक बढ़ेंगे। इंडिया के लिए क्या क्या फायदा है? तो इंडिया के शेफ्स के लिए और इंडिया के योगा टीचर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत कोटा दिया जाएगा कि हाँ भाई इतने % जो योगा टीचर्स और शेफ्स रिक्रूट करने हैं वो इंडिया से करने। फिर भाई जो बच्चे जाके ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने के बाद 2 से 4 साल का वर्क वीजा मिलेगा रेसिप्रोकल बेसिस पे। इस 2-4 साल के वर्क वीजा में कम से कम ऑस्ट्रेलिया में अपनी करी हुई पढ़ाई का खर्चा तो ये लोग वसूल ही लेंगे। फिर यहां पे क्या बोला जा रहा है कि प्रोफेशनल सर्विसेज को म्यूचुअल रिकॉग्निशन मिलेगा। लाइसेंस रेगुलेशनल ऑक्यूपेशन में इंडियंस को और अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्ट करने की। वर्क और हॉलिडे वीजा अरेंजमेंट्स यंग प्रोफेशनल्स के लिए आराम से मिल जाएंगे। तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है। देखिए इंडियंस का जो मूवमेंट है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल से वीजा देता है। ठीक है, टूरिस्ट वीजा वो मुश्किल से देता है, आप वर्क वीजा की तो बात ही छोड़ दो यहाँ पे। और इंडियन डायस्पोरा एक टैलेंटेड डायस्पोरा है जो कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही है। आज की डेट में जब अमेरिकन इकोनॉमी बड़ी हुई है ना, वो बाहर के नेशनल्स के टैलेंट को यूज करके बहुत बड़ी हुई है। इंडियन नेशनल्स जाके ऑस्ट्रेलिया वो अमेरिका में काम करते हैं, वहां की इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करते हैं। वही चीज यहां पे होगी कि जो इंडियन नेशनल्स जाके ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करेंगे। तो एक की नेशनल इकोनॉमिक एसेट की तरह इंडियंस ऑस्ट्रेलियन मार्केट में काम करेंगे। प्लस इससे ये इंडियंस कमाएंगे तो घर पैसा भेजेंगे, वो वाला एलिमेंट भी आ जाता है। तो मतलब सबकी ही यहां पर भला होगा। ओके, फिर क्या बताया जा रहा है? इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी अपडेट हुई है। ये बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया में जो हर 5 ओवरसीज बच्चा पढ़ रहा है उसमें से 1 इंडियन है। तो पहली बात तो ये इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे जाके फीस देके पढ़ते हैं तो उससे ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को पुश मिलता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इन इंडियंस को कुछ समय तक वर्क वीजा मिल जाएगा। ये अपने आप में इन इंडियंस के लिए बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये जो अरेंजमेंट हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑस्ट्रेलिया के सामने है, इंडिया के सामने है, वो काफी हद तक एक जैसा है। इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रिस्क रियल है एंड इट इज द सेम फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ। तो चेंजिंग डायनामिक्स के चलते इस पैसिफिक रीजन में इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ एंगेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए और मैकेनिज्म भी है, क्वाड है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, बट ये ट्रेड पैक्ट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है भाई। हाँ, यूक्रेन के मुद्दे को लेकर, रशिया वॉर के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में मतभेद हो सकते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के डिग्नेटरीज ने बोला है कि हम इंडिया की इंडिपेंडेंट पोजीशन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंडिया जो कर रहा है हम उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। इंडिया की भी मजबूरी है कि भाई 70% हमारे आर्म्स इंपोर्ट्स रशियन मेड है। अब इस रशिया यूक्रेन वॉर में कहीं ना कहीं डिफेंस के फील्ड में हमारी रशिया के ऊपर डिपेंडेंस है। तो इस पर्टिकुलर फैसेट को लेकर इंडिया के लिए एक जरूरी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हम अपने इंपोर्ट, डिफेंस इंपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करें ताकि अलग अलग देश के वेपन्स को हम लोग इंडिया के अंदर इंपोर्ट करें। ठीक है भाई। फिर यहां पे क्या बताया जा रहा है कि देखिए पहले कई बार ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते खराब हो गए।
जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने जब 1988 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फेयर रिस्पांस आया था। फिर जब इंडियन स्टूडेंट्स को मेलबोर्न में परेशान किया गया तो इंडिया की मीडिया ने दबा दबा के ऑस्ट्रेलिया को क्रिटिसाइज किया। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स थे जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बिगड़े। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के चलते और नए उभरते वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो म्यूचुअल कॉपरेशन है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और चलते हैं अपने इस आखिरी आर्टिकल पे। यहाँ पे कुछ ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और इन पॉइंट्स को उमर खालिद के एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। उमर खालिद एक ऐसा नाम है, जब दिल्ली राइट्स हुए थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट का जो प्रोटेस्ट हो रहा था ना, उसके बाद जो दिल्ली राइट्स हुए थे उसमें उमर खालिद का नाम उभर के आया था। अभी 24 मार्च को क्या हुआ कि दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने उमर खालिद को बेल देने से मना कर दिया। दिल्ली राइट केस में उमर खालिद का नाम है। अभी केस चल रहा है, केस का फाइनल डिसीजन नहीं आया है। अब ये जो दिल्ली राइट्स हुए थे, सेंसिटिव इवेंट था, 50 लोगों की जिंदगियां इसमें चली गई। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इल्जाम लगाया गया। चार्जशीट फाइल हुई अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है। उमर खालिद को इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर पकड़ा गया, इल्जाम यूएपीए के अंदर लगाए गए, 500 से ज्यादा दिन हो चुके हैं जेल में बंद है। मैं बता दूं, ये जो आर्टिकल लिखा है ना, ये गौतम भाटिया साहब ने लिखा है, दिल्ली बेस्ड लॉयर है और काफी हद तक एंटी गवर्नमेंट लिखते हैं। इनका ये बोलना है कि भाई ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, यहाँ पे ओवरऑल कुछ लोगों ने ओपन स्पीचेस दी, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, और कुछ लोगों ने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, यूएपीए के चार्जेस उनके ऊपर लगा दिए गए, अभी के लिए वो जेल में बंद है। तो कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी हैं यहाँ पे, केंद्र की सरकार के अगेंस्ट बात करते हैं ये लॉयर भी। और उमर खालिद के बारे में तो आपको पता ही है, ओवरऑल काफी नाम इनका फेमस हुआ था जब ये दिल्ली राइट हुए थे। चलो, यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या कमियां सामने लेके आ रहे हैं यहाँ पे गौतम भाटिया साहब। इनका यह बोलना है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बिल्कुल फ्लॉड हो चुका है। क्यों फ्लॉड हो चुका है, ये बता रहे हैं कि उमर खालिद ने अपनी बेल पिटीशन फाइल की थी जुलाई 2021 में, और फाइनली इस बेल पिटीशन पे डिसीजन आया मार्च 2022 में। 8 से 9 महीने के बाद ये डिसीजन यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ऐसा क्या हुआ इन 8 महीनों में कि बेल पिटीशन के ऊपर घंटों लंबी हियरिंग्स हुई, कई एडजर्नमेंट्स हुए, 3 डेफरल हुए, और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि उमर खालिद को यहाँ पे बेल नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे गौतम भाटिया बोल रहे हैं कि इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। थोड़ा सा गड़बड़ क्या, यहाँ तो खैर बहुत ही खराब बता रहे हैं गौतम भाटिया साहब, मैं थोड़ी सभ्य भाषा का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं। इनका यह बोलना है कि यूएपीए एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर अगर आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया तो उस केस में जब भी आपकी बेल की पिटीशन पहुंचेगी जज के सामने, तो वहां पे पुलिस का जो रजिस्टर होगा ना, पुलिस की जो डायरी होगी ना, जहां पे इल्जाम वगैरह लगाए गए, कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे यहाँ पे जज बेल की पिटीशन पे चीजें डिसाइड करता है। क्या होता है कि देखिए, ओवरऑल जब प्रॉपर तरीके से केस के ऊपर सुनवाई होगी तो एक होगा प्रोसिक्यूशन, एक होगा डिफेंस। तो प्रोसिक्यूशन है यहाँ पे सरकार जो कि उमर खालिद के ऊपर इल्जाम लगा रही है। उमर खालिद अपने डिफेंस में लॉयर पेश करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, दोनों अपने अपने विटनेसेस देंगे, विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करेंगे, मतलब उनसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे, अपने अपने पॉइंट्स को सामने रख के केस को अपने फेवर में ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब बेल पिटीशन की बात आती है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर, तो बेल पिटीशन में इतनी डिटेल्ड प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। बेल पिटीशन में क्या होता है कि पुलिस की डायरी में जो लिखा गया है कहीं ना कहीं उन्हीं स्टेटमेंट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। हाँ, यहाँ पे डिफेंस क्रॉस स्टेटमेंट देता है, बट ओवरऑल जो प्रोसिक्यूशन वाला पार्ट है, जो गवर्नमेंट जिसने इल्जाम लगाया, उसका पलड़ा भारी होता है और ज्यादातर केसेस में बेल यहाँ पे डिनाई हो जाती है। यूएपीए के अंदर बेल मिलना आसान नहीं है। यूएपीए अपने आप में खतरनाक एक्ट है, टेररिस्टों के ऊपर लगाया जाता है ये एक्ट। तो अब उस केस में अगर आप यहाँ पे देखो तो उमर खालिद के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो 8 महीने डिस्कशन करने के बाद उमर खालिद की बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। किस बेसिस पे रिजेक्ट किया गया कि भाई उमर खालिद ओवरऑल सोसाइटी के लिए एक खतरा है। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल लॉ के अंदर बेल पिटीशन तब रिजेक्ट होती है जब ओवरऑल या तो इस बात का डर हो कि ये जो इंडिविजुअल है वो देश छोड़ के भाग जाएगा, या फिर वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। उमर खालिद के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं हो रहा है। उमर खालिद चूंकि यूएपीए के अंदर चार्ज किए गए हैं, इसलिए इनको बेल मिलना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। जो जजेस हैं, जो जुडिशरी है, वो पुलिस के ही जो सबमिशंस हैं, जो डायरी है, उसके हिसाब से यहाँ पे बेल पिटीशन को डिसाइड कर रहा है। ऐसा यहाँ पे गौतम भाटिया कह के यूएपीए के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ओवरऑल हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और सबसे खास बात, एक बड़ी जबरदस्त बात यहाँ पे बोली, कुछ हद तक मैं बोलूंगा कि गौतम भाटिया की ये बात सही है।
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जब कोई केस चलता है तो उसका टाइम ड्यूरेशन 10 साल से ज्यादा चला जाता है, तो वो बंदा 10 साल से ज्यादा तक जेल में बंद रहेगा जब तक उसका ट्रायल चलता रहेगा। यहां पे अब अगर बेल मिल गई उसको तो जरूर वो जेल से बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर बेल नहीं मिली तो वो जेल के अंदर ही बंद रहेगा। मतलब कि यूएपीए के अंदर आपके अगेंस्ट अगर ट्रायल शुरू हुआ तो ट्रायल चलने वाला है लंबा। अब अगर ट्रायल लंबा चलेगा तो आपको बेल मिल गई तो चलो फिर भी जेल के बाहर हो, ठीक है ना, अपने घर में बैठे हो, बट अगर बेल नहीं मिली तो जेल में ही बंद रहोगे, और ये अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है। तो कुल मिला के जो बेल की पिटीशन होती है यहाँ पे, वही अपने आप में ट्रायल पिटीशन का रिजल्ट बन जाता है, क्योंकि केस तो लंबा चलने वाला है। तो ऐसे केसेस में बेल एक्सेप्ट हो गई तो जेल के बाहर, और नहीं एक्सेप्ट हुई तो जेल के अंदर। ये पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे गौतम भाटिया। फिर गौतम भाटिया बोल रहे हैं कि इतना सीरियस इल्जाम नहीं लगाए उमर खालिद के ऊपर। अब इस बात पे तो मैं वाकया नहीं रखूंगा, क्योंकि जिस दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई उसको अगर आप सीरियस ना बोलो तो वो अपने आप में ठीक नहीं है। ऑब्वियसली बात, एक बहुत सीरियस मैटर था। अगर राइट्स हो जाते हैं और उस राइट्स में अगर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई गई है कि भाई इन्होंने राइट्स को इंसाइट किया है, तो उसके ऊपर प्रॉपर क्या नाम से एडजुडिकेशन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बेटर ये रहता कि जल्दी हो जाता अगर एडजुडिकेशन, इतना लंबा इसको टालना ठीक नहीं है। 1 से 2 साल 3 साल में अगर इस तरीके के केसेस निपट जाएं तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को थोड़ा जस्टिफाइड कहा जाता है। ओके, ऐसे केसेस में प्रॉब्लम तब हो जाती है जब 10-15 साल तक केस चलता रहे और 15 साल बाद वो इंडिविजुअल इनोसेंट निकले, तो उसके 10 से 15 साल जिंदगी के खराब हो जाते हैं, और वो 15 साल कोई भी सरकार कितने भी पैसों से कंपनसेट नहीं कर सकती। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है गौतम भाटिया की तरफ से। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करना। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।